Hello everyone, welcome to Net Economics classes. I am Priyanka and we are doing previous year questions related to July 2018 और इसमें हम ऑलरेडी जो है 4 पार्ट्स कवर कर चुके हैं. दिस इज द 5th पार्ट. सारे 4 पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इफ यू वांट टू स्कोर गुड. आप कंसेप्ट की तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है. आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, इट्स वेरी गुड. बट you have to know that what type of questions asked from which topic. So that's why previous year is important. So start करते हैं 1 नंबर के क्वेश्चन से. If marginal propensity to import is 0.1, marginal propensity to import हमारी कितनी given है 0.1 and marginal propensity to consume हमारी given है 0.7, then we have to calculate द वैल्यू ऑफ द इनकम मल्टीप्लायर. इनकम मल्टीप्लायर की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट गिवन है और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम गिवन है. सो देयर इज बेसिकली अ वेरी सिंपल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द इनकम मल्टीप्लायर एंड द फॉर्मूला इज 1/1 माइनस MPC plus MPI. That is, we have to add the MPC and MPI and 1 is subtracted from that and the term is divided by 1. So यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1/1 माइनस MPC आपका कितना गिवन है 0.7 प्लस MPI मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट आपकी कितनी गिवन है 0.1. सो अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं देन प्लस माइनस माइनस 1 माइनस इसको हम करेंगे 0.6 and the answer will be 1/0.4. that is answer is 2.5. so the value of the income multiplier is 2.5. that means option third जो है वो हमारा क्या होता है बिल्कुल करेक्ट होता है. now moving to the next question. next question हमारा क्या है according to the neoclassical theory of distribution, the constancy in the wage share in national income would come about only when the elasticity of the factor substitution, जो factors होते हैं like labor, like capital, these are the factors which you are using in production activity, land, labor, capital, these are the factors of production. so according to the neoclassical theory हमारी जो elasticity है वो क्या होनी चाहिए less than 1, is equal to 1, is 0 और is greater than 1. क्या होनी चाहिए. तो सबसे पहले आप हर एक क्वेश्चन को पोज करो, खुद अपना आंसर ट्राई करने की कोशिश करो और ना समझ में आए या फिर आपका सही भी हो तो एक बार एक्सप्लेनेशन सुन लो. सो स्टार्ट करते हैं. नियोक्लासिकल थ्योरी की अगर हम बात करें सो दिस कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशंस इट वाज डेवलप्ड बाय जे.आर. हिग्स. जे.आर. हिग्स ने ये जो कंसेप्ट है इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन का इसे डेवलप किया था. अगर हम बात करें इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन की तो नियोक्लासिकल थ्योरी की अगर बात आती है और नियोक्लासिकल थ्योरी में माना जाता है कि इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक तरीके से इट इज अ हर्ड मीन्स अगर बात इलास्टिसिटी की और नियोक्लासिकल थ्योरी की ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता. तो यहाँ पे इन्होंने इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन को एक साइन से डिनोट किया है एंड दिस इज द साइन. एंड क्या कहते हैं कि ये जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो किसके इक्वल आनी चाहिए, हमारे कैपिटल और लेबर का रेशो लेंगे देन इट विल बी इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन डिवाइडेड बाय द मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन. इसके इक्वल ये आना चाहिए. तो अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करें, परफेक्ट कंपटीशन इनपुट मार्केट की बात करें तो एक फर्म इक्विलिब्रियम में कब होगी, जब वो क्या चूज करेगी, लेबर और कैपिटल का ऐसा कॉम्बिनेशन जहां पे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन किसके इक्वल हो, इनके फैक्टर प्राइसेस के एटलीस्ट इक्वल हो. एंड फैक्टर प्राइसेस क्या है हमारे, वेज एंड द price of the capital interest, that is factor prices is W and R. अब हम इसे समझते हैं कि किस तरीके से. तो हमारा जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है किसका, लेबर का और कैपिटल का, वो किसके इक्वल होना चाहिए, W/R. यहाँ पे अब W का मतलब क्या है, द प्राइस ऑफ द लेबर मीन्स द प्राइस ऑफ द वेज रेट. यू कैन ऑल्सो से दैट द प्राइस ऑफ द वेज रेट
and R is the price of the capital interest. Price of the capital interest. अगर ये हमारा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इसके इक्वल आ रहा है, then it will be okay. So means the elasticity of substitution is equal to 0. क्या क्या हो सकती है? इक्वल टू 0 हो सकती है, इक्वल टू 1 हो सकती है, ग्रेटर देन 1 हो सकती है और लेस देन 1 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है. अगर हम लेस देन 1 की बात करें देन देयर विल बी इनइलास्टिक सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, मीन सब्स्टिट्यूशन इनइलास्टिक होगा. डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है दोनों ही फैक्टर्स में, लेबर हो कैपिटल हो, काफी कम होगा. अगर हम इक्वल टू 1 की बात करें तो यहाँ पे यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगा. यहाँ पे दो फैक्टर्स आसानी से प्रोपोर्शनेटली दे कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर वन अनदर. अगर हमारा लेस देन 1 होगा तो लेस देन 1 means it is greater than 1. If it is greater than 1 then it shows the high elasticity of substitutions, means आसानी से एक फैक्टर दूसरे फैक्टर के साथ सब्स्टिट्यूट हो सकता है. मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन में भी तो हमने यही किया था. अगर आपको ध्यान हो, अगर आप मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगातार देख रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन आया था मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन का, और वो था मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन लेबर एंड कैपिटल, हमें इसे सब्स्टिट्यूट करना है. देन कैपिटल की जगह हम लेबर यूज कर सकते हैं और लेबर की जगह कैपिटल. सो दिस इज द पॉइंट. इफ वी टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे जो बोला गया है इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन वो किसके इक्वल होनी चाहिए? 1 के इक्वल होनी चाहिए. सो वी हैव द यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन means the two factors can be proportionately substitute for one another. Those two factors can be substituted. Now moving to the next question. Next question is question number 43. Which amongst the following is not a feature of GE Meets model? GE Meets model के अकॉर्डिंग कौन सा इसका फीचर नहीं है? Perfect competition prevails. Economy produces consumption goods and producer goods. थर्ड है हमारा perfect substitution is possible between the consumption and the capital goods. फोर्थ है हमारा it examines the relationship between the growth rate of population and growth rate of saving. अगर हम GE Meets मॉडल की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने क्या क्या जो है इसके फीचर हैं, इस मॉडल के क्या क्या फीचर्स हैं वो पता होने चाहिए, तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सा फीचर नहीं है. तो बात करते हैं GE Meets मॉडल के फीचर्स के बारे में. These are the options and now we going to discuss. तो द मीट मॉडल्स के काफी सारे assumptions हैं, काफी सारे फीचर्स हैं. तो पहली अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो इकोनॉमी है, द इकोनॉमी इन क्वेश्चन इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी, जिसका क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी तो पता ही होगा आप लोगों को. क्लोज्ड इकोनॉमी है मतलब आउटसाइड वर्ल्ड से इसका कोई रिलेशन नहीं है. ओपन इकोनॉमी है देन इट कैन ओपनली इंटीग्रेट फ्रॉम द अदर economies. Next यहाँ पे there is no government activity which involve the taxation and expenditure. कोई गवर्नमेंट एक्टिविटी नहीं है. गवर्नमेंट एक्टिविटी है तो ऑब्वियसली the government is earning the tax and it expand on the public. थर्ड, परफेक्ट कंपटीशन यहाँ पे मार्केट में है. फोर्थ, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल हमारा यहाँ प्रिवेल करेगा, ना ही इंक्रीजिंग ना ही डिक्रीजिंग, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल. दो कमोडिटीज होंगी हमारी, कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स यहाँ प्रोड्यूस होंगी. प्लस यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट है लैंड, लेबर, मशीनरी की, और उनका परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन है किसके बीच में? कैपिटल गुड्स, कंजम्पशन गुड्स और गिवन स्टॉक ऑफ मशीन्स में. So these are the basic features of this model. अगर हम अपने क्वेश्चंस पे चले तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि नॉट अ फीचर, तो परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल करेगा, बिल्कुल सही है. इकोनॉमी जो है कंजम्पशन गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, बिल्कुल सही बात है. परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल होगा इनके बीच में, बिल्कुल सही बात है. बट ये रिलेशनशिप नहीं देखता ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन और ग्रोथ रेट ऑफ सेविंग में, कि किस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है उसके हिसाब से किस हिसाब से हमारी सेविंग की ग्रोथ रेट हो रही है. सो दिस मॉडल डजंट टॉक अबाउट द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन एंड ग्रोथ रेट ऑफ सेविंग. सो ऑप्शन फोर्थ जो है वो हमारा इनकरेक्ट होता है. ठीक है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग प्रोडक्शन फंक्शन फॉर्म्स विद अ टेक्निकल प्रोग्रेस टर्म. हमें प्रोडक्शन फंक्शन बताना है. वी हैव 3 प्रोडक्शन फंक्शन. द प्रोडक्शन फंक्शन इज द क्वांटिटी इज द फंक्शन ऑफ कैपिटल विद टेक्निकल प्रोग्रेस एंड टेक्निकल प्रोग्रेस और लेबर. ये है हमारे पास 3 चीजें हैं, कैपिटल, टेक्निकल प्रोग्रेस और लेबर.
तीन ऑप्शन है हमारे पास. ऑफ द अबव which production function with labor augmenting technology will keep the distribution of output. आउटपुट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है बिटवीन द लेबर एंड कैपिटल एज कांस्टेंट. मतलब जो हम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमें ये देखना है कि लेबर के हिसाब से कितना किया है और कैपिटल ने कितना किया है. इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कांस्टेंट होना चाहिए, इनका डिस्ट्रीब्यूशन. तो बात अगर हम अपने ऑप्शंस पे चलें, सो वी हैव दीज थ्री ऑप्शंस. हमें बताना है कि इन सब में से कौन सा ऑप्शन सही है. तो अगर हम यहाँ पे देखें अपने ऑप्शंस की तरफ, देन दिस इज showing the correct functional relationship between the technical progress constant between the labor and the capital. So according to this हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट होता है. Now next क्वेश्चन पे अगर हम चलें, इसके अकॉर्डिंग we have to choose the code, then only option A is correct. Now which of the following statement about the AK model of growth is false? AK मॉडल की अगर हम बात करें तो कौन सी चीज जो है वो false है. This is a part of endogenous growth theory. Endogenous growth theory का part है. This model assumes that an increase in the physical stock of capital will shift the production function upward. और third, this model assumes diminishing return to capital. और fourth क्या है हमारा, this model suggests that if the level of investment is higher than the depreciation, there would be sustained growth. तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है. हमें बताना है जो ए के मॉडल ऑफ ग्रोथ है इनमें कौन सी स्टेटमेंट हमारी फॉल्स होती है. एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी का पार्ट है, किसके बारे में ये बात करता है, तो समझते हैं इसके बारे में. तो द सिंपलेस्ट वर्जन ऑफ एंडोजीनियस मॉडल इज द ए के मॉडल. लाइक फॉर एग्जाम्पल हम सोलो की बात करें तो सोलो एक एक्सोजीनियस मॉडल है, ठीक है, और ए के मॉडल जो है वो एंडोजीनियस है. अब हमें ये पता होना चाहिए कि एक्सोजीनियस मॉडल क्या होता है और एंडोजीनियस मॉडल क्या होता है. अगर हमें यही डिफरेंस नहीं पता तो हम कैसे बोलेंगे कि सोलो एक्सोजीनियस है और ए के मॉडल एंडोजीनियस है. तो सबसे पहले अगर हम एक्सोजीनियस मॉडल की अगर हम बात करें तो एक्सो मीन्स इट कंसीडर द एक्सटर्नल फैक्टर्स. वर्ड ही आपको डिफाइन कर रहा है कि ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं इनको कंसीडर करेगा टू प्रिडिक्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ. बट अगर हम एंडोजीनियस मॉडल की बात करें सो एंडोजीनियस मॉडल जो है वो सिर्फ इंटरनल फैक्टर्स को कंसीडर करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ को एनालाइज करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रिडिक्ट करने के लिए. सो ए के मॉडल जो है इज द सिंपलेस्ट वर्जन ऑफ एन एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल. मीन्स द इंटरनल फैक्टर्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन एक्सटर्नल. सो इट एज्यूम्स अ कांस्टेंट एक्सोजीनियस सेविंग रेट and a fixed level of technology. ये दो इसकी assumption है. The stickiness assumptions of this model is that basically ये बात किसकी करता है कि production function does not include diminishing return to capital. Diminishing means declining return, डिक्रीजिंग रिटर्न, कुछ भी कह सकते हो. ये मॉडल जो है डिमिनिशिंग रिटर्न टू कैपिटल के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करता है, इंक्लूड नहीं करता है. और यही एक ऐसी चीज है जो इसे किसकी तरफ लेके जा रही है, एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल की तरफ लेके जा रही है. मींस कंसीडरिंग द इंटरनल फैक्टर्स फॉर एनालाइजिंग और कंसीडरिंग द प्रिडिक्टिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ. अगर हम अपने ऑप्शंस की तरफ चलें, हमारे ऑप्शंस हैं कि ये एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी का पार्ट है, बिल्कुल सही है. ये मॉडल एज्यूम कर रहा है कि इंक्रीज इन फिजिकल स्टॉक ऑफ कैपिटल विल शिफ्ट द प्रोडक्शन फंक्शन अपवर्ड. मींस डिमिनिशिंग की तो यहाँ पे बात हो ही नहीं रही है. और ये मॉडल एज्यूम करता है डिमिनिशिंग रिटर्न टू कैपिटल, देन बिल्कुल ये बात बिल्कुल इनकरेक्ट है. हमारा ऑप्शन थर्ड जो है वो इनकरेक्ट होता है. और this model suggests that if the level of investment is high, then the depreciation there would be a sustained growth. अगर हमारी डेप्रिशिएशन से ज्यादा अगर हमारी लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है तो हमारी ग्रोथ जो है वो सस्टेन रहेगी. ठीक है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट फीचर फॉर द एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस टू होल्ड गुड्स. अगर हम यहाँ पे बात करें सो यहाँ पे जो है दो चीजों की बात होती है. उससे पहले हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं कि हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं. सेम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, सेम सेविंग्स प्रोपेंसिटी, सेम कैपिटल लेबर रेशो या डिफरेंट कैपिटल लेबर रेशो. क्या चीज हमारी सही होगी? एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का कौन सा फीचर नहीं है? ऑप्शंस आपके सामने है, ट्राई करो खुद और फिर मैं तो एक्सप्लेन करूंगी ही आपको. सो दिस इज द क्वेश्चन. Now we moving to the explanation.
तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का मतलब होता है कि द डिफरेंट कंट्रीज जिनकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सेम है, सेविंग प्रोपेंसिटी उनकी सेम है, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी उनकी सेम है, लेकिन उनका कैपिटल और लेबर का रेशियो जो है वो डिफरेंट है। ये होता है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, जिसकी वजह से इट विल कन्वर्ज टू द सेम ग्रोथ रेट उनकी इनसे सेम ही होगी। प्लस यहाँ पे एक और चीज की बात आती है जिसका मतलब होता है कंडीशनल कन्वर्जेंस। कंडीशनल कन्वर्जेंस की बात करें तो यहाँ पे जो है कंट्रीज का सेविंग प्रोपेंसिटी बिल्कुल अलग, कैपिटल लेबर रेशियो भी इनका डिफर करेगा और इसकी वजह से हमारा सेम ग्रोथ रेट होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारा कैपिटल और लेबर का रेशियो जो है वो सेम रहे और आउटपुट पर कैपिटा हमारी सेम रहे। तो ये दो चीजें हैं वो यहाँ पे आती हैं, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस और कंडीशनल कन्वर्जेंस। क्वेश्चन में हमसे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के बारे में बात की है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, डिफरेंट कैपिटल आउटपुट रेशियो रहेगा। देखिए ऑप्शंस, सेम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बिल्कुल सही है, सेम सेविंग प्रोपेंसिटी बिल्कुल सही है, सेम कैपिटल लेबर बिल्कुल सही है, डिफरेंट कैपिटल लेबर यहाँ पे but different capital labor ratio, it will converge to the same growth rate. So this is the theory of the absolute convergence. same नहीं रहेगा, different capital हमारी बाकी सारी चीजें same है but हमारी capital labor ratio जो है वो different है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। इन द सोलो ग्रोथ मॉडल द आउटपुट पर कैपिटा इज अ फंक्शन ऑफ। सोलो ग्रोथ मॉडल की अगर हम यहाँ पे बात करें, सो जो आउटपुट पर कैपिटा है वो किसका फंक्शन है, जो आउटपुट निकल रहा है, लेबर आउटपुट रेशो का, कैपिटल आउटपुट रेशो का, टेक्निकल प्रोसेस का, या फिर कैपिटल लेबर रेशो का। ये क्वेश्चन भी हम काफी बार प्रीवियस ईयर में कर चुके हैं, जितने भी हमने किए हैं आज तक उसमें मैं बता रही हूँ। तो दोबारा डिस्कस कर लेते हैं इस चीज को। तो प्रोफेसर रॉबर्ट सोलो, इन्होंने जो है अपना मॉडल किसके अल्टरनेटिव बनाया था, हेरोल्ड डोमर मॉडल ऑफ ग्रोथ के। सिर्फ एक इतनी सी दो लाइन में से भी क्वेश्चन आता है कि प्रोफेसर सोलो ने किसके अल्टरनेटिव अपना मॉडल बनाया था। सो यहाँ ये जो इंश्योर करते हैं वो क्या बात करते हैं, ही इंश्योर्स द स्टीडी ग्रोथ इन द लॉन्ग पीरियड विदाउट एनी पिटफॉल, बिना किसी पिटफॉल के इनका लॉन्ग पीरियड तक जो है ग्रोथ रहेगी। प्रोफेसर सोलो ने क्या एज्यूम किया कि जो हेरोल्ड मॉडल ने जो अजम्पशंस ली हैं वो काफी अनरियलिस्टिक अजम्पशंस उन्होंने ली हैं। Like for example, he assumed like fixed factor proportion, the constant capital labor output ratio, and Solo thinks that this is unrealistic assumption. So Solo has dropped these assumptions while he formulating its own model of long run growth. तो प्रोफेसर सोलो क्या शो करते हैं, दैट बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंसिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ, ऐसा तो नहीं है ना कि हम सब चीजें कांस्टेंट मान के चलेंगे, इन्फ्लुएंस तो होगा ही होगा। सो द इंट्रोडक्शन ऑफ फैक्टर इट इन्फ्लुएंसिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ। सो हेरोल्ड डोमर मॉडल ने रेशनलाइज किया और इंस्टेबिलिटी उन्होंने शो की और उन्होंने इस चीज को कई हद तक रिड्यूस करने की भी कोशिश की। He has shown that if the technical coefficient of productions these are assumed to be variable, then the capital labor ratio may be adjust itself to the equilibrium. कुछ टाइम लगेगा लेकिन ये अपने आप को इक्विलिब्रियम में एडजस्ट कर लेंगे, ये इनका कहना था। हमें जरूरी नहीं है कि हर चीज को कांस्टेंट मान के हम चलें। सो अगर हम अपने ऑप्शंस की तरफ देखें, so in solo growth model the output per capita is a function of capital labor ratio, means the option 4th is correct. Now moving to the next question. Next question is, Dusenberry was one of the opinion that less developed countries will have a serious adverse effect on their BOP is due to। डूजनबेरी ने बोला कि जो कंट्रीज जो हैं वो लेस डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं उन पे जो है एडवर्स इफेक्ट उनके बीओपी पे किसकी वजह से आता है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट की वजह से, मल्टीप्लायर इफेक्ट की वजह से, बैकवॉश इफेक्ट की वजह से, या फिर स्प्रेड इफेक्ट की वजह से। ऐसे कौन से रीजन हैं जिसकी वजह से बीओपी पे एडवर्स इफेक्ट आता है अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ मिस्टर डूजनबेरी। देखते हैं, समझते हैं इस चीज को भी। सो डूजनबेरी का ओपिनियन था that the less developed countries will have a very serious and adverse effect on their balance of payment, it is due to demonstration effect। कह तो दिया हमने
कि डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट की वजह से आ रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब क्या है। तो समझ लेते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब क्या है? दीज आर द इफेक्ट्स ऑन द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल इंसान पे, एक इंडिविजुअल पे जो उनके बिहेवियर में जो इफेक्ट आता है वो किसका कारण होता है? इट इज कॉज्ड बाय द ऑब्जर्वेशन ऑफ द एक्शंस ऑफ अदर्स एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस। किसी ने कोई चीज ली, हमें नहीं, हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा उस चीज का? किसी और के एक्शन से, हमारे एक्शंस पे, हमारे बिहेवियर पे जो इफेक्ट पड़ता है, दैट इज कॉल्ड द डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट एंड दिस इज कंसीडर्ड बाय ड्यूसेनबेरी। सो ऑप्शन 1 जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिविंगस्टन इन हिज क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थीसिस treat the population as a factor that is income generating, investment inducing, इनकम डिप्रेसिंग या मार्केट एक्सपेंडिंग। किस तरीके से हार्वे लिविंगस्टन ने क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थीसिस को एक्सप्लेन किया है? तो समझते हैं। The critical minimum effort thesis was developed by Harvey Livingston। उन्होंने अपनी बुक में इसके बारे में बात की थी और उनकी बुक का नाम था इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ। 1957 में इन्होंने बात करी थी इसके बारे में। लिविंगस्टन के अकॉर्डिंग जो एक इकोनॉमी है वो कैसी रहेगी? इनकम डिप्रेसिंग रहेगी। इनकम डिप्रेसिंग रहेगी जैसे कि पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण, इनकम फैक्टर्स के कारण अनडेवलप्ड कंट्री में जो मेन प्रॉब्लम रहेगी वो रहेगी इनकम डिप्रेसिंग रहेगी। ऐसा क्यों? अगर हम बात करें तो मैक्सिमम रेट जो है पॉपुलेशन ग्रोथ का वो 3 से 4% हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, अच्छा है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो हो रही है वो रेलिवेंट है किसके लिए? पर कैपिटा इनकम जो हमारा निकलता है वो पॉपुलेशन से ही तो डिवाइड करके निकलता है। एक पॉइंट तक तो जब हम इकोनॉमी में डेवलपमेंट कर रहे हैं तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, इनकम इंक्रीज हो रही है, वो एक हद तक तो, एक सर्टेन लेवल तक तो बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन उसके बाद जो है इनकम कम होती जाएगी। तो ये इनकम डिप्रेसिंग का कारण बनेगा एक पॉपुलेशन के लिए। अगर उसकी ग्रोथ रेट बढ़ती ही जा रही है तो उसकी पर कैपिटा इनकम तो ऑब्वियसली कम ही होगी ना उस कंट्री की। अगर उसकी ग्रोथ रेट बढ़ती जा रही है, इनकम उसकी है नहीं, 3 से 4% पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हो रही है, बहुत अच्छी बात है। उससे भी ज्यादा हो रही है तो आप किस तरीके से पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज कर पाओगे? सो Harvey Livingston in his critical minimum effort thesis it treat population as an income depressing। उन्होंने population को एक income depressing का पार्ट बनाया है कि population बढ़ रही है, उसकी वजह से income depressing की प्रॉब्लम आएगी। Now moving to the next question, workers must own the capital to which their savings has given rise. This is an important assumption of the growth model developed by, किसने डेवलप किया है ये ग्रोथ मॉडल? वर्कर मस्ट ओन द कैपिटल to which their savings has given rise, savings बढ़े। So this model is developed by Passaniti and Kaldor, R. Solo और J.E. Meeks। तो बात करते हैं हम इसके बारे में। पैसिनिटी ने 1962 में आर्ग्यू किया कि कैल्डोर जो है उन्होंने नेग्लेक्ट किया है। किस चीज को नेग्लेक्ट किया है? टू टेक इनटू अकाउंट द इफेक्ट दैट वेज अर्नर्स हु सेव्ड डिड नॉट रिसीव अ रिटर्न ऑन देयर वेल्थ। अपने वेल्थ पे उन्हें रिटर्न नहीं मिलता है, इस चीज को कंसीडर किया है पैसिनिटी ने, जिसको नेग्लेक्ट किया था कैल्डोर ने वेज अर्नर्स के बारे में। सो अकॉर्डिंगली ही मॉडिफाइज द कैल्डोर अप्रोच टू टेक इनटू अकाउंट द टू सोर्सेस। कैल्डोर अप्रोच को मॉडिफाई किया और इसमें ये दो सोर्सेस और ऐड किए ऑफ द वर्कर्स इनकम, दैट इज फ्रॉम वेज एंड फ्रॉम द रिटर्न टू वेल्थ। किस तरीके से उनके वेजेस हैं और किस तरीके से वेजेस से उन्हें क्या मिल रहा है? अपनी वेल्थ पे जो भी रिटर्न है वो उन्हें अर्न हो रहा है। So we have done these 50 questions of July 2018। डेली हमारा यही रूटीन रहेगा कि हम जो है 10 क्वेश्चंस डेली प्रीवियस ईयर के करेंगे, प्लस हम साथ साथ बेस भी चलाएंगे और बेस में हम जो है साथ चल रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के। इंडियन इकोनॉमी में हम ऑलरेडी 2 पार्ट कर चुके हैं, इंडियन पब्लिक फाइनेंस कर चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, नेशनल इनकम कर चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। करंटली हमारा जो चल रहा है वो मनी, बैंकिंग एंड कैपिटल मार्केट चल रहा है, जिसमें हम काफी हद तक सिर्फ एक पार्ट जो है वो बचा हुआ है, उसके बाद हम इसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। सो अपनी तैयारी को अच्छा रखिए, हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमेशा खुश रहिए। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।